हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचयूएल की, जिन्होंने आज यानी कि 19 जुलाई को अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 11% बढ़ के 2289 करोड़ रहा है और ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या आपको करंट प्राइस पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई एचयूएल करती क्या है, तो ये भारत की लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी यानी कि एफएमसीजी कंपनी है। इनकी जो प्रेजेंस है भारत में लगभग 90 साल से है। इनके 21,000 के आसपास एम्प्लॉइज हैं और पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो मार्च 2022 में फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसमें इन्होंने ईयरली जो सेल्स थी वो 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। ये यूनिलीवर की सब्सिडरी है। यूनिलीवर आप जानते होंगे दुनिया की लीडिंग सप्लायर है फूड, होम केयर, पर्सनल केयर और रिफ्रेशमेंट प्रोडक्ट्स में, जिनकी की सेल्स ऑलमोस्ट 190 कंट्री या इससे भी ज्यादा में होती है। और ऐसा माना जाता है कि एचयूएल के जो भी प्रोडक्ट हैं, आप ये देख सकते हैं, ये सभी प्रोडक्ट, ये 10 में से 9 घर जो इंडिया में हैं वो इसके जो प्रोडक्ट हैं वो डेली बेसिस पे यूज करते हैं। आई एम श्योर कि आप भी इनके कोई ना कोई प्रोडक्ट डेली बेसिस पे यूज करते होंगे। मैं तो इनके 3-4 प्रोडक्ट डेली बेसिस पे यूज करता हूं। और अब अगर बात की जाए कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल्स की, तो जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो पिछले साल के मुकाबले 11.06% बढ़ा है। इस साल इनको जून क्वार्टर में 2289 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले साल इनको 2061 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और इसमें एक टैक्स की एक्सेप्शन एडजस्टमेंट भी थी। अगर उसको हटा दें तो पिछले साल के मुकाबले इनका जो प्रॉफिट है वो 17% बढ़ा है। और जो ईटी नाउ ने जो ईटी नाउ के एनालिस्ट हैं, उन्होंने एक पोल में एक्सपेक्ट किया था कि इनका जो प्रॉफिट है 2185 करोड़ रह सकता है। तो वहां से लगभग 104 करोड़ इनका प्रॉफिट ज्यादा आया, तो इनके जो नंबर्स हैं उम्मीद से बेहतर रहे हैं। और अगर बात की जाए रेवेन्यू की, तो इनका रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 19% बढ़ के 14,016 करोड़ रहा है। हालांकि जो एबिटा मार्जिन है वो पिछले साल इनके 24.3% थे, वहां से घटे हैं 23.2% रहे हैं, यानी कि 1.1% की कमी देखी गई है। लेकिन आप जानते ही हैं कि आजकल इन्फ्लेशनरी हेडविंड्स हैं, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। पीछे जो पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़े थे और इनका ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, रॉ मटेरियल होता है। तो इस वजह से ये जो नंबर्स हैं इनको भी खराब नहीं कहा जाएगा। हालांकि ये पिछले साल से, और जो उम्मीद की जा रही थी कि 24% के आसपास रह सकते हैं, वहां से थोड़े से कम आए हैं। और हालांकि ये भी बोलना पड़ेगा कि जो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस है, जैसे कि इनका रेवेन्यू 19% बढ़ा है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है पिछले साल के लो बेस का। क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें कोविड की जो सेकेंड वेव है वो चल रही थी, तो इस वजह से सेल्स में कमी देखी गई थी। लेकिन अब जैसे कि ये क्वार्टर काफी नॉर्मल था, तो इसलिए काफी सारी ग्रोथ पिछले साल की जो पेंडेमिक की वजह थी, उसकी वजह से जो डिसरप्शन आई हुई थी, उसकी वजह से भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ की बात की जाए तो वो पिछले साल के मुकाबले 6% बढ़ी है। तो मेनली जो प्रॉब्लम लग रही है नंबर में वो सिर्फ मार्जिन में है कि इनके मार्जिन कम हुए। अगर मार्जिन मार्जिन वॉक को देखा जाए तो पिछले साल इनके 24.3% मार्जिन था। उसमें से जो मेनली जो कमी आई है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कि जो इनके रॉ मटेरियल महंगे हुए हैं उसकी वजह से इनके मार्जिन में 3.3% की कमी आई है। एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस की वजह से 0.7% की कमी आई है। हालांकि इन्होंने कुछ बेनिफिट भी उठाया है पिछले साल के मुकाबले, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट में मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। दूसरे जो एक्सपेंसेस हैं वहां पे भी इन्होंने कटौती करके 1.7% मार्जिन इंप्रूव किया है। और दूसरी एक अदर ऑपरेटिंग इनकम की वजह से भी इनका 0.2% मार्जिन इंप्रूव हुआ है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वजह से 3.3% मार्जिन पे इम्पैक्ट होने के बावजूद इन्होंने सिर्फ 1.1% से मार्जिन लूज किया है, तो जो ओवरऑल अच्छी बात कही जा सकती है। तो मेनली इनकी जो रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम है वो रही है। आप देख सकते हैं जो इनकी की कमोडिटीज हैं, चाहे वो ब्रेंट क्रूड हो, कास्टिक सोडा हो, पाम फैटी एसिड हो, पाम ऑयल हो, इसके बाद ये टी हो, और ये बार्लीज, ये सब इनकी मेजर कमोडिटीज हैं। आप देख सकते हैं कि इनके प्राइसेस कितने ज्यादा, ये लोएस्ट प्राइस थे इस क्वार्टर में और ये हाईएस्ट थे। एवरेज प्राइस आप देख सकते हैं ट्राइंगल में, जो कि पिछले 10 साल की मीडियन जो ये लाइन है इससे ऊपर ही रहे हैं। तो कमोडिटी प्राइसेस का प्रेशर था। इसके अलावा जो हमारी करेंसी
जो कि 74 रुपीज से भी कम पे पिछले साल पे ट्रेड होती थी, अब वो 80 पे पहुंच चुकी है। लेकिन ओवरऑल अगर हम सेकंड क्वार्टर की एवरेज लगाएं तो वो 76 से ऊपर रही थी। तो इसकी वजह से जो इनका इंपोर्टेड रॉ मटेरियल था उसकी भी कॉस्ट इनको ज्यादा पड़ रही थी, तो इसी का प्रभाव इनके मार्जिन पे पड़ा है। इसके अलावा अगर इनकी सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो होम केयर जो इनका सेगमेंट है वहां पे 30% की रेवेन्यू ग्रोथ देखी गई है, मार्जिन यहाँ पे 18% के रहे हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में 17% की ग्रोथ है, यहाँ पे सॉलिड मार्जिन है 26% के। और फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट में 9% की ग्रोथ देखी गई है और यहाँ पे 16% के मार्जिन है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें एचयूएल का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो जो ऑन द फेस ऑफ इट अगर इनके रिजल्ट्स को देखा जाए तो नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं, तो आइडियली अगर ग्लोबल क्यूज ठीक रहते हैं तो इनका शेयर पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन जो इनकी फ्यूचर आउटलुक है उसमें इन्होंने बताया कि इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है वो सितंबर में इनको रहेंगे, दिसंबर में जाके थोड़े ठीक होने लगेंगे। और जो भी इनकी ग्रोथ होगी आने वाले टाइम में प्राइस वाइज होगी, यानी कि जो भी ये प्राइस बढ़ाएंगे उसकी वजह से ग्रोथ देखी जाएगी, लेकिन मार्जिन पे प्रेशर रह सकता है। तो हो सकता है कि मार्केट एक बार के लिए नेगेटिवली भी रिएक्ट करे और इनका शेयर नीचे भी आ सकता है। मुझे लगता है कि अगर इनके शेयर में कोई करेक्शन आती है तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 50% की रिटर्न दी है, हालांकि पिछले एक साल में सिर्फ 7% की रिटर्न है। लेकिन पिछले 3 महीने में इनका शेयर खासकर खासकर जो पिछला एक महीना है उसमें लगभग 22% भागा है। मोतीलाल ओसवाल ने इसका जो टारगेट प्राइस है वो जून में 2700 के आसपास का दिया था, और टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका एवरेज प्राइस 2510 आता है, लोअर साइड पे 1970 और हायर साइड पे लगभग 2950। जो आज की क्लोजिंग हुई है 2568 पे हुई है, उस हिसाब से तो ये अपने एवरेज प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा पे अवेलेबल है, तो वैल्यूएशन हाई लगता है। और अगर इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन पी और पीबी रेशो वाइज इनका अगेन वैल्यूएशन हाई लगता है। नॉर्मली एफएमसीजी कंपनी का जो पी पीबी रेशो है वो ज्यादा ही होता है, आप किसी भी कंपनी को ले लें। लेकिन जो दूसरी कंपनीज हैं एक्सेप्ट पीएनजी, उसके अलावा इनका जो पी और पीबी रेशो है हाई है। कुछ तो इनका बनता है क्योंकि ये इनकी ब्रांड वैल्यू है, ये उनसे बड़ी कंपनी है, लेकिन थोड़ा सा ऑन द हायर साइड है। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी 18% की है जो कि अच्छी कही जाएगी। डेट फ्री कंपनी है और प्रॉफिटेबल कंपनी है, 50,000 करोड़ से ज्यादा की सेल है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर किसी करेक्शन पे इसको लिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। मोस्ट प्रोबेबली कल इनका शेयर पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा अनलेस ग्लोबल क्यूज खराब होते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी वजह से इसमें करेक्शन आती है तब इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर किया जाए तो मेरी नजर में तब बेटर ऑप्शन होगी। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।